लास्ट टाइम मलेरिया कंप्लीट हो गया था, ठीक है। लाइफ साइकिल मैंने बता दिया था मॉस्किटो में और ह्यूमन में दोनों। अभी आज मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसके थोड़ा सा 15 मिनट के लिए, समझ में आया? हाँ, नहीं पूरा नहीं, बीच बीच में क्वेश्चन होते रहेंगे। देखिए नेक्स्ट जो डिजीज है प्रोटोजोआ। पहली प्रोटोजोअल डिजीज कौन सा पढ़ा आपने? मलेरिया, ठीक है। दूसरा है अमीबियासिस पढ़ना है। अमीबियासिस किससे होती है? एंट अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये इसका कॉजेटिव एजेंट है, ठीक है। इसको अमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं डिजीज को, अमीबिक डिसेंट्री, खूनी पेचिश जो है, ठीक है। ये प्रोटोजोआ है, किस ग्रुप से बिलोंग करेगा बताएंगे इसको। जैसे फाइलम प्रोटोजोआ में 4 ग्रुप होते हैं, अमीबॉइड्स, सीलिएटेड प्रोटोजोआ और स्पोरोजोन्स है। ये किससे बिलोंग करेगा? अमीबॉइड प्रोटोजोआ है, ये सीलिएटेड प्रोटोजोआ है, या फ्लैजिलेटेड है, या स्पोरोजोन्स है। 4 कैटेगरी होती हैं। अमीबा जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उसमें ये भी है, ये अमीबॉइड प्रोटोजोआ है। क्या है ये? अमीबॉइड, ठीक है। लिखिएगा, ये अमीबॉइड प्रोटोजोआ है, ठीक है। कहां रहेगा ये, कहां मिलेगा? इन्फेक्टेड पर्संस में आपको मिलेगा, इंटेस्टाइन में, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। इन्फेक्टेड पर्सन के लार्ज इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगा। क्या करता है ये इंटेस्टाइन में? इसका अगर कहेंगे ये ट्रांसमिशन कैसे होगा, आइए। ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इस डिजीज का, कैसे ये फैलती है? तो कंटामिनेटेड फूड और वाटर पीने से होती है, ठीक है। तो लिखेंगे कंटामिनेटेड फूड, इसके सिम्टम क्या हैं? तो सिम्टम एब्डोमेन से संबंधित हैं, पेट से संबंधित, ठीक है। एब्डोमिनल पेन होगा, क्रैम्स, क्रैम्स का मतलब मरोड़ होती है, ठीक है। तो यहां पर एब्डोमिनल पेन है, ठीक है, और क्रैम्स जिसको मरोड़ बोलते हैं। और क्या है और बताएंगे सिम्टम में? म्यूकस जो फीसिस होती है जिसको स्टूल कहेंगे, उसमें म्यूकस आएगा और ब्लड आएगा, समझ में आया? मेन चीज वो है स्टूल कंटेन, बैठने वाला स्टूल नहीं है ये फीसिस है, अनडाइजेस्टेड फूड जिसको फीसिस बोलते हैं। स्टूल कंटेन म्यूकस एंड ब्लड, ठीक है। ये नुकसान कहां करता है? हमारी जो आंतें हैं, आंतों में क्या करता है? उसको एक तरीके से डैमेज करता है, ठीक है। और इंटेस्टाइन में आपने पढ़ा है जो वॉल होती हैं, तो उसमें एक होता है म्यूकोसा, एक सब म्यूकोसा, ठीक है। 2 वॉल और होती हैं, 4 वॉल्स होती हैं। तो ये म्यूकोसा और सब म्यूकोसा को डैमेज करता है, समझ में आया? लिखेंगे डैमेज किसको करेगा? डैमेज सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा लेयर ऑफ इंटेस्टाइन। क्योंकि ब्लड कहां से आएगा? आखिर ब्लड जो स्टूल में आएगा, खून, वो कहां से आएगा? वो जब इंटेस्टाइन की वॉल क्या होगी? डैमेज होगी, तो वहां से ब्लड रिलीज होगा और स्टूल में ब्लड पास आउट होगा, ठीक है। ये इसका सिम्टम है, समझ में आया? इसका मैकेनिकल कैरियर देखिए, ट्रांसमिशन तो इससे होगा, लेकिन अगर कहें मैकेनिक कैरियर इसका क्या है? जैसे
मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से। कैरियर कौन है? मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज। ये डिजीज किससे है? अमीबिया से, सेंट अमीबा हिस्टोलिटिका से। लेकिन इसको कैरी कौन करता है? ठीक है, तो हाउस फ्लाई है। तो इसका जो कैरियर है वो क्या है? हाउस फ्लाई। तो मैकेनिकल, बुक में एक लिखा वर्ड मैकेनिकल कैरियर है हाउस फ्लाई। यहां एक चीज बताएंगे, मैकेनिकल क्यों लिखा हुआ है? फिजिकल कैरियर है, जैसे वेक्टर नहीं है, आप इसको वेक्टर नहीं कहेंगे। हाउस फ्लाई के अंदर एंट अमीबा की लाइफ साइकिल नहीं चलती है, जैसे प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल कहां चलती है? ह्यूमन में भी चलेगा और मॉस्किटो में भी, लेकिन हाउस फ्लाई के अंदर कोई लाइफ साइकिल नहीं चलेगी। इन्फेक्शन कैसे होता है? मान लीजिए कोई पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन, उसने स्टूल पास आउट किया। अगर वो स्टूल, जैसे कहते हैं कि खुले में शौच नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसका नुकसान है, क्योंकि मक्खियां आती हैं, फ्लाइज आती हैं, बैठती हैं और अपने माउथ पार्ट पर अगर इन्फेक्शन है उस स्टूल में तो उसको वहां से कैरी करेंगी और फूड पर ले जाकर के ट्रांसफर करेंगी, ठीक है। और उस फूड को अगर कोई पर्सन यूज करता है तो उसमें वो डिजीज ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैकेनिकल कैरियर है हाउस फ्लाई। मैकेनिकल कैरियर है मतलब ये वेक्टर नहीं है, ध्यान रखना है, ये वेक्टर नहीं है, ठीक है, नॉट ए वेक्टर, क्योंकि इसमें लाइफ साइकिल नहीं चलती है, केवल ये ट्रांसमिशन मैकेनिकली करता है। समझ में आया? तो ये सारी चीजें इसमें हो गया आपका। एक चीज ध्यान रखना है, साल्मोनेला टाइफी आपने पढ़ा, वहां स्मॉल इंटेस्टाइन में इंफेक्शन होता है और यहाँ लार्ज, इस चीज को आपको ध्यान रखना, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, इस चीज पर टिक कर लीजिएगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन में इंफेक्शन करेगा। आया समझ में? अगला डिजीज एस्केरियासिस, नोट हो गया है ये? एस्केरियासिस, एस्केरिस सबको पता है, राउंड वॉर्म। क्या है वो? राउंड वॉर्म है। तो एस्केरियासिस डिजीज जो होती है वो होगी एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडस, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडस। मतलब इसका जीनस क्या है? एस्केरिस है और स्पीशीज क्या है? लुम्ब्रिकॉइडस। ये राउंड वॉर्म है, ठीक है। इसका इन्फेक्शन सेम वैसे ही जैसे अमीबियासिस का है, समझ में आया? कंटामिनेटेड फूड और वाटर से ट्रांसफर होगी। सिम्टम क्या आएंगे? वही स्टमक से, इंटेस्टाइन से संबंध, डाइजेशन से संबंधित सिम्टम आएंगे इसमें, ठीक है। अगर कहें सिम्टम तो इसके सिम्टम में थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। इसके सिम्टम में आपको फीवर भी देखने को मिलेगा, वहां फीवर नहीं आता है, ठीक है। और मसल्स में पेन होता है अच्छा खासा, मस्कुलर पेन, ये दो सिम्टम थोड़ा अलग हैं जो वहां पर नहीं है, ठीक है। बाकी क्या है? एब्डोमिनल पेन इसमें भी है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या आएगी, ठीक है। और म्यूकस जो स्टूल होगा उसमें भी क्या है? ब्लड पास आउट होगा, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है शरीर के अंदर, ठीक। ये एस्केरिया, एक चीज बुक में लिखा है, ध्यान से लिखा हुआ है कि एस्केरियासिस में एक सिम्टम होता है इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज। पढ़ लीजिए, लिखा है एक मेन सिम्टम है इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज। ये क्या है? कोई बताएगा? इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज है, इसमें होगा, इंटेस्टाइन जाम हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाता है। एस्केरिस की संख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी कि इंटेस्टाइन में क्या हो जाएगा? ब्लॉकेज हो जाएगा, ठीक है। और फीसिस पास आउट करने में समस्या हो जाएगी, समझ में आ रहा है? फीसिस प्रॉपरली पास आउट नहीं होंगी। तो इसमें ये चीज को ध्यान रखिएगा, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज कहां होता है, ठीक। आगे है फाइलेरियासिस, फाइलेरिया जिसको बोलते हैं। अच्छा, एक चीज पिछले वाले में हो गया, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से डायसेंट्री होती है, एंट अमीबा जिंजीविलिस से क्या होता है? पायरिया। पता होना चाहिए, एंट अमीबा जिंजीविलिस से क्या होता है? पायरिया, ठीक है। फाइलेरियासिस, ठीक है, इसी को बोलेंगे एलिफेंटियासिस, हाथी पांव डिजीज, फाइलेरियासिस।
इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? फाइलेरियासिस किससे होगा, या फाइलेरिया जिसको हम लोग कहते हैं वो किससे होता है? मॉस्किटो तो ट्रांसफर करेगा, क्यूलेक्स यहां ट्रांसफर करेगा, ठीक है। वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी और वाउचेरिया अलाई, ठीक है। दो यहां पर आपके ये राउंड वॉर्म है, क्या है ये? राउंड वॉर्म। तो यहां पर जो पॉजिटिव एजेंट है, पॉजिटिव एजेंट वचेरिया बैंक्रॉफ्टी, ठीक है, बैंक्रॉफ्टी स्पीसीज है। और दूसरा कौन सा है? वचेरिया मलाई, MALAYI। ये दो स्पीसीज हैं जिनसे फाइलेरिया होता है, ठीक है। ट्रांसमिशन इसमें वेक्टर कौन है? यहाँ वेक्टर जो है वो क्या है? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। यहां पर लिखेंगे फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। ध्यान रखना है, एडीज मॉस्किटो अलग है, यहाँ क्यूलेक्स मॉस्किटो है, ठीक है। ये इसका वेक्टर है या कैरियर है, ठीक है। इसमें सिम्टम क्या आएगा? तो सिम्टम जो होंगे वो हमारे जो लोअर लिम्स होते हैं, अपर लिम्स में सिम्टम नहीं आता है, लोअर लिम्स में सूजन आ जाएगा। पैर कैसे हो जाएंगे? हाथी की तरीके से। और जेनाइटल ऑर्गन जो होते हैं जैसे टेस्टिस है, ठीक है, उसमें ग्रॉस डिफॉर्मिटी हो जाती है। ग्रॉस डिफॉर्मिटी का मतलब समझते हैं? देखने में एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, ठीक है। ग्रॉस का मतलब होता है मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल डिफॉर्मिटी मतलब साइज बढ़ जाएगा, किसका? टेस्टिस का। बुक में एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। तो सिम्टम जो है इसके लो स्वेलिंग आ जाएगी। स्वेलिंग कहाँ आएगा? इन लोअर लिम्स, लोअर लिम्स में, मतलब पैरों में सूजन आ जाएगा, ठीक है। एंड क्रॉस एबनॉर्मेलिटी इन जेनाइटल ऑर्गन्स। मतलब ये किसको अफेक्ट करेगा? ये लोअर लिम्स को अफेक्ट करेगा और जेनाइटल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है ये डिजीज। और ऐसा क्यों होता है? क्यों पैर सूज जाते हैं फाइलेरिया में? क्योंकि पैर की में देखिए हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं, उस तरीके से क्या है? लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ठीक है, जहां लिम्फ फ्लो करता है। तो पैरों की जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ठीक है, लिम्फ नलिकाएं, उनमें ब्लॉकेज हो जाता है। ब्लॉकेज कौन करता है? ये पैथोजन। ये क्या करेगा? ब्लॉकेज कर देगा। ये जहां पहुंचेगा, जैसे ये लिम्फेटिक वेसल है, यहाँ ये है, ठीक है, यहाँ क्या कर देगा? ये ब्लॉकेज। तो जब ब्लॉकेज हो जाएगा तो लिम्फ का फ्लो नहीं होगा, लिम्फ प्रॉपरली नहीं बहेगा, तो ये क्या हो जाएंगे? सूज जाएंगे, स्वेलिंग आ जाएगी। तो लिम्फेटिक वेसल्स में जब स्वेलिंग आ जाएगी तो क्या होगा? पैर में स्वेलिंग दिखाई देती है। समझ में आ रहा है? पैर में स्वेलिंग क्यों आती है? ड्यू टू द ब्लॉकेज इन द लिम्फेटिक वेसल्स। लिखिएगा रीजन क्या इन सबका? लिम्फेटिक वेसल्स में ब्लॉकेज होगा, जिसकी वजह से पैर में स्वेलिंग आ जाएगी। तो ये थोड़ा देखने में खराब लगता है, ठीक है। ये हो गया, फाइलेरिया भी फिनिश हो गया। आगे एक पैराग्राफ बना हुआ है बुक में, देखिए। उस पूरे पैराग्राफ में ये समझाया गया है कि कैसे किसी बीमारी को रोका जाएगा, प्रिवेंशन ऑफ ए डिजीज, ठीक है। और एक चीज जानते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट। ये सबको पता है ना? ये नोट हो गया ना ये वाला? प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट। बचाव उपचार से बहुत अच्छा है। अगर बीमारी को हम बचा ले गए तो उपचार करने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया? तो किसी भी डिजीज को कैसे रोका जाएगा वो बताया गया है। मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ ए डिजीज अगले पैराग्राफ में।
हाँ, और क्या छूट गया? हाँ, रिंग वर्म, सॉरी मैं बता रहा हूँ, रिंग वर्म छूट गया, कोई बात नहीं है। अगला है रिंग वर्म। ये फंगल डिजीज है। कैसी डिजीज है ये? फंगल डिजीज है। ये टोटल तीन प्रकार की फंजाई हमारे पास होती हैं जिनकी वजह से रिंगवॉर्म होता है। तीन तरह की फंजाई हैं, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन। ठीक है, तीन फंजाई के नाम लिखेंगे। माइक्रोस्पोरम, ये टोटल तीन फंजाई हैं जिनसे क्या होगा? रिंगवॉर्म, दाद होता है। ठीक है, सिम्टम क्या आता है रिंगवॉर्म में? स्केली लीजन्स। लीजन्स मतलब पपड़ी बन जाती है, जहां रिंगवॉर्म होता है वहां पर पपड़ी बन जाती है। स्केली का मतलब खुरदरी, वो चिकनी नहीं होती है, स्मूथ नहीं होती है। ठीक है, स्केली लीजन्स बन जाते हैं और इंटेंस इचिंग होती है, बहुत ज्यादा खुजली होती है। ठीक है, ये इसका सिम्टम है, तो इसमें सिम्टम लिख लीजिएगा, सिम्टम्स। इंटेंस इचिंग और स्केली लीजन्स। ठीक है, रिंगवॉर्म बॉडी के किसी पार्ट में हो सकता है, यहां तक कि बाल की जो जड़ें हैं, जो स्कैल्प बोलते हैं, वहां पर भी हो सकता है, स्किन पर भी हो सकता है। फिंगर्स के बीच में जो जगह है, यहाँ चांस ज्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ की स्किन क्या है? वेट रहती है अक्सर। ठीक है, पसीने की वजह से। और पैर की उंगलियों के बीच में चांस होते हैं। ग्रोइन रीजन जो होता है, ग्रोइन समझते हैं, ये आर्म पिट रीजन है। ठीक है, और पैर के पास में ये जो एरिया किनारे का होता है, ये क्या है? ग्रोइन रीजन है। समझ में आया? वहां पर चांस ज्यादा होते हैं किसके? रिंगवॉर्म होने के। और कुछ है इसके बारे में? ये हो गया। ठीक, बाकी देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा जो भी दिया है। अब अगला बताने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। देखिए, डिजीज के बारे में एक लाइन छूट गया थोड़ा सा, आप इस चीज को बताइए। डिजीज वाला शुरुआत में जब हम बता रहे थे, तो डिजीज में ये लिखा गया है कि इट इंटरफियर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। पढ़ लीजिएगा, कोई लाइन छूटी है। अगर किसी को बीमारी होती है तो बीमारी क्या करती है हमारे शरीर में? बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग में हस्तक्षेप कर देती है। इंटरफियर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, ये समझ रहे हैं इस चीज को? डिजीज क्या करती है? इंटरफियर, इसको नोट कर लीजिएगा, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग को इंटरफियर कर देती है, मतलब सब कुछ सही से नहीं चलता है। अरे डिजीज तो वही, अगर बॉडी में कोई समस्या आई तो डिजीज है। तो यही समस्या है कि नॉर्मल फंक्शनिंग चल रही है, उसको क्या है? डिस्टर्ब कर दिया। समझ में आया? और क्या होता है? एक और लाइन लिखा है कि डिजीज की वजह से बॉडी में मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज होता है। ठीक है, ये सब स्टेटमेंट में आता है, जरूर टिक करिएगा। डिजीज की वजह से क्या होगा? कॉज मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज। बॉडी में दो तरीके का डैमेज होता है डिजीज की वजह से। एक तो मॉर्फोलॉजिकल डैमेज होगा और एक क्या है? फंक्शनल डैमेज होगा। इसका मतलब बताएंगे कोई? इसका कहने का मतलब क्या है? मॉर्फोलॉजिकल डैमेज का मतलब, जब बीमारी होती है तो अगर चिकन पॉक्स हुआ है, स्मॉल पॉक्स हुआ है, तो चेहरे का सूरत बिगड़ जाता है। आपके शरीर में अगर बाहर से कोई समस्या देखने में लग रही है, रिंगवॉर्म हो गया, तो बाहर से कोई समस्या क्रिएट हुई है ना, आपकी मॉर्फोलॉजी पहले से चेंज हो जाती है। ठीक है, कहीं स्वेलिंग आ गई। एलिफेंटियासिस को देखिए, पैर सूज गया, तो कैसा डैमेज है? ये मॉर्फोलॉजिकल है।
ठीक है। रिंगवर्म क्या है? मॉर्फोलॉजिकल डैमेज है, ठीक है। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये सब मॉर्फोलॉजिकल है, शरीर पर चकत्ते बन जाना, बाहर से जो दिखता है, जो दिखता नहीं है वो फंक्शनल डैमेज है। मतलब अगर बॉडी का फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है, जैसे मान लीजिए शुगर का लेवल चेंज हो गया, इंसुलिन कम बन रहा है, शुगर हाई हो गया, ये कैसा डैमेज है? ये फंक्शनल डैमेज में आएगा, ठीक है। कोई प्रोटीन बॉडी में बहुत ज्यादा बन रही है, ठीक, फंक्शनल डैमेज में आएगा। जो दिखता नहीं है वो फंक्शनल होता है, समझ में है? तो दो तरीके का डैमेज कराती हैं बीमारियां। अब मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, कैसे डिजीज को रोका जाए। अब डिजीज तो कई तरीके की होती है, एक एक करके समझ लीजिए। पहला जो है इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं, जो इन्फेक्शियस डिजीज, इनको कैसे रोकेंगे? जो बीमारियां फैलती हैं, जो डिजीज फैलती हैं। अब इन्फेक्शियस में भी दो तरीके का है, एक तो कुछ होती है कंटामिनेटेड फूड और वाटर यूज करने से, संक्रमित भोजन और संक्रमित पानी पीने से, और कुछ क्या है एयरबॉर्न है, दूषित हवा से होती हैं, ठीक है। कुछ क्या है टच से होती हैं, छूने से होती हैं, लोगों के संपर्क में आने से होती है, जैसे कोरोना, ठीक है, कोविड हो गया। तो कई टाइप की इन्फेक्शियस डिजीज हैं जो फैलती हैं, तो इनको कैसे रोका जाए? तो इसको देखिए, अगर मान लीजिए ये डिजीज किससे हो रही है, ये अगर फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर से हो रही है, कंटामिनेटेड वाटर से हो रही है ये डिजीज, ठीक है। इन्फेक्टेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर से हो रही है, फूड बॉर्न या वाटर बॉर्न डिजीज है। तो इसको कैसे रोकेंगे? इसको रोकने का तरीका यही है, साफ सुथरा खाना पीना खाइए, साफ सुथरा पानी पीजिए, हाथ साफ करिए, रेगुलर नहाइए, ठीक है, और अपनी साफ सफाई करिए और समाज की साफ सफाई करिए। पर्सनल हाइजीन एंड पर्सनल है और पब्लिक हाइजीन। पब्लिक क्या मतलब? सोशल हाइजीन, ठीक है। घर के आसपास कूड़ा कचरा इकट्ठा होने दें, पानी नहीं इकट्ठा होने दें, ये सारी चीजें। तो ये इन्फेक्शियस डिजीज अगर ये इससे ट्रांसफर हो रही है, तो इसमें तरीका क्या है? इसके लिए है पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन। हाइजीन का मतलब साफ सफाई, ठीक है। ये काम करेंगे तो ये वाली डिजीज इन्फेक्शियस में ये इस तरीके से फैलती है वो रुक जाएगी। अब ये बताया गया, बुक में समझाया गया कि पर्सनल हाइजीन कैसे करेंगे, तो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। अपनी साफ सफाई रखना, ठीक। पब्लिक हाइजीन का मतलब सोशल हाइजीन हो गया। दूसरा है, अगर ये एयरबॉर्न डिजीज है, क्या है ये? एयरबॉर्न डिजीज है। अगर ये एयर से हो रही है तो आप लाख साफ सुथरा खाना देखिए, एयर से जो हो रही है, एयर से जो ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है, उसमें पर्सनल हाइजीन तो रखा ही जाएगा, समझ में आया? या जैसे जो लोगों के संपर्क से होती है, मान लीजिए हम इस पेन को यूज कर रहे हैं, ठीक है, और किसी ने इस पेन को दूसरे को यूज कर लिया, तो हम अगर इन्फेक्टेड हैं तो हमारे से ये डिजीज टच से हुई ना, हमारे फिंगर से टच हुआ और ये दूसरा यूज करेगा तो उसको हो जाएगी, ठीक है। तो जो तो फूड तो है नहीं है, ये फूड से तो ट्रांसफर नहीं हो रही है ना, इसमें कोई कंटामिनेटेड फूड या वाटर तो नहीं है, या हमने हमारा टॉवल किसी दूसरे ने यूज कर लिया तो उसको हो गया, ठीक। तो ऐसी जो डिजीज होती हैं जो या तो संपर्क से होती हैं या तो एयर से ट्रांसमिट होती है, मतलब वो भोजन से ट्रांसमिट नहीं होती हैं, उनको कैसे रोका जाएगा? एयरबॉर्न डिजीज को कैसे रोका जाएगा? तो कैसे रोकेंगे? बाय प्रिवेंटिंग, मतलब इनको रोकने का तरीका क्या है? कंटामिनेटेड पर्संस को अवॉइड कराएंगे, उनसे दूर रहेंगे, ठीक है। ऐसे लिखेंगे, बाय अवॉइड कॉन्टेक्ट विथ कंटामिनेटेड पर्सन। अगर कोई कंटामिनेटेड पर्सन है इसको अवॉइड कराएंगे, एंड मास्क वियर करेंगे, मास्क वियरिंग। हो सकता है वो बीमारी एयर से हो रही हो तो मास्क पहनेंगे, या तो कोई कंटामिनेटेड पर्सन के टच से हो रही है तो वो काम करेंगे, समझ में आया? लेकिन ये चीज तो करेंगे ही, ये तो करना ही है,
एक लाइन बुक में पढ़ेंगे, उसमें ये लिखा है एयरबॉर्न डिजीज को रोकने के लिए इस मेथड के साथ साथ इस मेथड को भी यूज करना पड़ेगा। पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मतलब पर्सनल और पब्लिक हाइजीन तो रखना ही है, समझ में आया। अपनी साफ सफाई तो रखनी है, साथ में क्या है, लोगों से संपर्क भी कम कर देना है जो इन्फेक्टेड लोग हैं, और मास्क भी पहनना है, ठीक। आप मान लीजिए बहुत मास्क पहनने लेकिन आप साफ सफाई नहीं रख रहे हैं तो डिजीज नहीं रोकी जा सकती है। तो इसके साथ साथ में ये भी जरूरी है। किसके लिए बात हो रही है, एयरबॉर्न के लिए। और खाली ये वाली इस तरीके से फैल रही है डिजीज, तो खाली इससे काम चल जाएगा। समझ में आ रहा है, आया ना। तो ये बात हो रही है इन्फेक्शियस डिजीज को कैसे रोका जाए। अब दूसरा है, बहुत सारी डिजीज होती हैं जो क्या है, ऐसा भोजन करने से होती हैं जिसमें न्यूट्रिएंट की कमी होती है। जैसे स्कर्वी डिजीज है, रिकेट्स हो गया, ठीक है। जो इन्फेक्शन से नहीं फैलती उनको क्या बोलते हैं, एक नाम बताया था उनके लिए। जो ऐसा न्यूट्रिशन लेने से होती हैं जो उसमें न्यूट्रिएंट की कमी होती है। हाँ, माल न्यूट्रिशन की वजह से होती हैं, ठीक है। तो जो डिजीज किससे होती हैं, डिजीज ड्यू टू न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी मतलब जिसमें संक्रमित भोजन से कोई लेना देना नहीं है, न्यूट्रिएंट की कमी से होती हैं। उनको कैसे रोका जाएगा, बैलेंस डाइट लेकर के संतुलित भोजन करेंगे। समझ में आ रहा है, संतुलित भोजन करने से वो बीमारियां रोकी जा सकती हैं। तो यहां ये कैसे रोकेगा, बाय बैलेंस डाइट। इसके बाद अगला जो दिया हुआ है ये हो गया दो टाइप का डिजीज। अब कुछ डिजीज होती हैं जो वेक्टर बॉर्न होती हैं, मतलब मॉस्किटो से होती हैं, जिसमें वाहक क्या है, मॉस्किटो है या हाउस फ्लाई है। उनको रोकने का तरीका क्या है, तो तीसरा जो मेथड है इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को ही हटा दीजिए या मार दीजिए। जैसे मलेरिया को और कंट्रोल करना है तो प्लाज्मोडियम को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, किसको करेंगे, मॉस्किटो को ही हटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो तीसरा जो मेथड होता है वो है किलिंग और इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को या मार देना या तो उनको वहां से हटा देना। अब इसमें बहुत सारा आपका लिखा बुक में कि वेक्टर्स को कैसे हटाया जाएगा। जैसे मॉस्किटो हटाना है तो मॉस्किटो नेट यूज करेंगे, ठीक है। ओडोमॉस क्रीम आती है, वो सारी चीजें यूज करेंगे। इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करेंगे, कहीं पानी इकट्ठा ना होने दें क्योंकि ब्रीडिंग प्लेस हटाना है। मॉस्किटो पानी में ही क्या करते हैं, ब्रीड करते हैं, ठीक है। और एक होता है गैम्बोजिया फिश आती है, तो गैम्बोजिया फिश को पॉन्ड में या जहां वाटर इकट्ठा वहां पर डाल देंगे तो वो फिश क्या करती है, मच्छर की लार्वा को खा जाती है। तो बाकी सारी चीजें आप जानते हैं, लेकिन एक लिख लीजिएगा कि यूज ऑफ गैम्बोजिया फिश, ये क्या करती है, ये ईट करेगा, खाएगा लार्वा ऑफ मॉस्किटो। ये मॉस्किटो के लार्वा को खा करके खत्म कर देगा। बाकी सब लोग जानते हैं कैसे उस डिजीज को रोका जाएगा, वेक्टर बॉर्न। अगला तरीका बीमारी रोकने का है वैक्सीनेशन। टीका लगवा लीजिए, ठीक है। तो वैक्सीनेशन आगे समझना है क्या होता है। तो वैक्सीनेशन से भी क्या कर सकते हैं, डिजीज को रोक सकते हैं, ठीक। तो इतने मेथड इसमें आपके दिए हुए हैं। हाँ, एक चीज और, जैसे अगर कहा जाए कौन सी डिजीज वैक्सीनेशन से पूरी तरीके से खत्म कर दी गई है, तो स्मॉल पॉक्स ये पूरी तरीके से कंप्लीटली इरेडिकेट
इरेडिकेटेड, इरेडिकेटेड का मतलब हटा दी गई है, समाप्त कर दी गई है। और कुछ बीमारियों पर काफी हद तक क्या है, काबू पा लिया गया है, किससे? वैक्सीनेशन से। ठीक है, तो वो कौन कौन सी डिजीज है? टेटनस है, टेटनस, डिप्थीरिया हो गया, पोलियो, पोलियो ये हो गया, और एक और बीमारी लिखी गई होगी, चारों के नाम पे कौन सा लिखा है? निमोनिया। ठीक, अब ये होता तो है, निमोनिया होता है अब भी, लेकिन क्या है, इसको काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। ठीक है, हाईली कंट्रोल्ड, हाईली कंट्रोल्ड बाय वैक्सीनेशन। ठीक है, जो पोलियो की मेडिसिन, पोलियो का ड्रॉप बार बार पिलाया जाता है, उसका रीजन ये है कि कुछ बच्चे छूट जाते हैं। ऐसा नहीं है किसी एक को पिला दिया गया तो उसको 10 बार पिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो छूट जाते हैं उन्हीं की वजह से क्या है, बार बार उसको रिपीट करा दिया जाता है। समझ में आया? अगला इम्यूनिटी, अगला जो टॉपिक है वो कौन सा है? इम्यूनिटी। देखिए यहां तक समझ में हो गया नोट? ये कोई समस्या इसमें? ये थोड़ा समझने वाला है, अब तक जो ज्यादा थोड़ा रटने वाला पोर्शन था, लेकिन ये चीज समझने वाली है। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का मतलब प्रतिरक्षा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्रतिरक्षा। शुरू में एक लाइन लिखा हुआ है, लिखा है कि हमारी बॉडी में कोई पैथोजन इंटर करता है। गांव के लोग बच्चों को देखते होंगे कितनी गंदगी, बिना हाथ वाथ धोए खाना खा लेते हैं ना। हम लोग तो कितनी साफ सफाई रखते हैं, क्यों? लेकिन उसके बावजूद भी बीमारी हो जाती है। वो तो क्या है, एकदम मट्टी में लौटते रहेंगे फिर भी समस्या नहीं है। तो हर बार जो है बॉडी में पैथोजन इंटर करता है, लेकिन हर बार डिजीज नहीं होती है। आपकी बॉडी में कोई पैथोजन इंटर कर गया, आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन आपको बीमारी हर बार नहीं होती है। तो ऐसा क्यों होता है कि हर बार डिजीज नहीं होती, हमेशा हम बीमार नहीं पड़ते हैं? तो रीजन क्या है? हमारी बॉडी में इम्यूनिटी है, जो लोगों से लड़ने की क्षमता रखती है। समझ में आया? तो इम्यूनिटी की जो डेफिनेशन है वो क्या है? एबिलिटी, एबिलिटी, ठीक है, टू फाइट अगेंस्ट पैथोजन, पैथोजन या इन्फेक्शन से लड़ने की जो क्षमता बॉडी में है उसी को क्या बोलेंगे? इम्यूनिटी। ठीक है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द पैथोजन और रेजिस्ट अगेंस्ट द पैथोजन, ऐसे भी बोल सकते हैं। जो पैथोजन को रेजिस्ट करती है, अपोज करती है, पैथोजन को लड़ती है उसके खिलाफ में, उस क्षमता को क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। समझ में आया? अब ये इम्यूनिटी का टाइप लिखा हुआ है, दो तरीके का इम्यूनिटी है बॉडी में। इसके टाइप्स कितने हैं? दो हैं। ठीक है, पहला है इनेट इम्यूनिटी और दूसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग? एक्वायर्ड। तो पहला इनेट समझ लिए, इनेट का मतलब जो बचपन से मिलती है, और एक्वायर्ड जो आगे पढ़ेंगे उसका मतलब होता है जो पर्सन जीवन में एक्वायर करता है, बर्थ के बाद में। हमको अपने माँ बाप से या बचपन से जो इम्यूनिटी मिलती है, ठीक है, वो इनेट है। तो इनेट को बोलते हैं बाय बर्थ इम्यूनिटी, बाय बर्थ होगा ये। ठीक है, या कॉन्जेनाइटल, कॉन्जेनाइटल का मतलब ही क्या होता है? बाय बर्थ। और कॉन्जेनाइटल इम्यूनिटी, ठीक है, इसकी खासियत क्या क्या है अभी मैं समझेंगे कि कौन ये कैसे इम्यूनिटी देता है इनेट वाला। पहले इसकी क्वालिटी समझिए। पहला क्या है? ये नॉन स्पेसिफिक है, नॉन स्पेसिफिक। इसका मैं एग्जांपल बता देता हूं, जैसे स्किन है, तो स्किन हमको बाय बर्थ मिलती है। ठीक है, म्यूकस की मेम्ब्रेन आपकी बॉडी में ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं, म्यूकस की लेयर एपिथेलियल टिश्यू में होता है ना म्यूकस की मेम्ब्रेन। ठीक, और सलाइवा बनता है, तो सलाइवा क्या है? बाय बर्थ हमको एबिलिटी मिला है। ठीक है, टीयर्स बनते हैं, बाय बर्थ मिला है। तो ये सारी चीजें इम्यूनिटी दे रही हैं। या बॉडी में आपकी WBC है, तो WBC क्या है? बचपन से है ना।
ऐसा तो नहीं है कि आपके बर्थ बन रहे हैं, ठीक है। तो WBC से इम्यूनिटी मिलती है या स्किन से जो मिल रहा है वो सब क्या इननेट है। ये नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या है, सबके लिए सेम है, ठीक है। ये इम्यूनिटी स्किन कोई जो है पार्शियलिटी नहीं करती है, हर पैथोजन को रोकने की क्षमता रखती है, ठीक है। भले वो बात अलग है कि पैथोजन बॉडी में किसी तरीके से इंटर कर जाए, लेकिन इननेट इम्यूनिटी में नॉन स्पेसिफिक का मतलब सबके लिए सेम, सबके लिए एक जैसा व्यवहार रखती है। समझ में आ रहा है ना, ये हर पैथोजन को रोकने की कोशिश करेगी। ये जो बैरियर है वो हर पैथोजन को रोकने की कोशिश करता है। तो नॉन स्पेसिफिक का मतलब है सेम फॉर ऑल पैथोजन, सभी पैथोजन के लिए ये सेम होती है, ठीक है। तो ये होती है नॉन स्पेसिफिक। दूसरी चीज क्या है, इन्नेट इम्यूनिटी में मेमोरी नहीं होता है। मेमोरी प्रॉपर्टी जो आप पढ़ेंगे किसमें, एक्वायर्ड वाले में, ठीक है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, अभी आगे समझिएगा। नो मेमोरी प्रॉपर्टी, कोई मेमोरी नहीं है, बाय बर्थ है, नॉन स्पेसिफिक है और नो मेमोरी है। समझ में आया। अब इन्नेट इम्यूनिटी मिलती कैसे है, एग्जाम्पल इसका, तो 4 बैरियर्स टोटल बॉडी में होते हैं। 4 बैरियर्स, बैरियर क्या करते हैं, पैथोजन को रोकने की कोशिश करते हैं, जो बाहर से पैथोजन आपकी बॉडी में नहीं जाएगा। तो इन्नेट इम्यूनिटी जो मिलेगा आपको वो 4 बैरियर्स हैं, बाई 4 बैरियर्स। 4 बैरियर्स के द्वारा ये इम्यूनिटी बॉडी में डेवलप होती है। पहला कौन सा है, फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल का मतलब समझ रहे हैं, भौतिक है, ये कोई केमिकल नहीं है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, ठीक है। फिजिकल बैरियर है, समझ में आया। तो फिजिकल बैरियर्स में आप एग्जाम्पल है स्किन। स्किन क्या है, एक फिजिकल, और जो स्किन, जैसे स्किन है तो बाहर से जो पैथोजन है, मान लीजिए कोई स्किन पर पैथोजन है तो अंदर डायरेक्ट यहां से तो इंटर नहीं करेगा, स्किन से डायरेक्ट कोई पैथोजन इंटर नहीं करेगा जब तक स्किन में कट नहीं लगा है। तब तक कट लग जाता है, ब्लड बहता है तो बात अलग है, तो पैथोजन तो इंटर कर जाएगा, लेकिन स्किन से वैसे कोई पैथोजन इंटर नहीं करेगा। इसलिए स्किन क्या कर रही है, इम्यूनिटी दे रही है। फिजिकल बैरियर है, एक समझ में आए, फिजिकली रोकता है, भौतिक रूप से रोकता है पैथोजन को। दूसरा क्या है, म्यूकस की जो मेम्ब्रेन है, म्यूकस समझ रहे हैं, जहां जहां हमारी बॉडी में म्यूकस बनता है, म्यूकस इसको कफ बोलते हैं। बताइए कहां कहां बनता है म्यूकस, लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। जो एपिथेलियल टिश्यू है उसमें जो म्यूकस की जो लेयर है, वो म्यूकस क्या करता है, कफ हमारी बॉडी में प्रतिरक्षा देता है। कहां कहां म्यूकस की लेयर होती है, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, पूरा सांस का नली, ठीक। इसके बाद यूरिनोजेनिटल डक्ट, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट या डक्ट हो गया, और तीसरा है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये समझ रहे हैं ना, GIT बोलते हैं इसको। हमारी बॉडी में केवल 3 जगह म्यूकस बनता है। पहले जान लीजिए कहां कहां बनता है, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब ये बताइए, बक्कल कैविटी में म्यूकस बनता है कि नहीं बनता है। ये बक्कल कैविटी जो अंदर की है, जैसे इन्फेक्शन कहां से जाएगा, स्किन से नहीं जाएगा, स्किन ने रोक दिया। अब बॉडी में आपके इन्फेक्शन जाने के रास्ते और कौन कौन से हैं, बहुत सारे। आंखों के द्वारा इन्फेक्शन जा सकता है, नोज से जा सकता है, माउथ से जा सकता है इन्फेक्शन, ठीक है। जहां जहां बॉडी में ओपनिंग है वहां से इन्फेक्शन जाएगा, तो वहां पर भी बैरियर लगा हुआ है। बैरियर कौन सा है, माउथ में आपके कई चीजें अभी आगे पढ़ाएंगे, सलाइवा बनता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या, माउथ की जो चीक जो होता है, गाल, उसकी जो अंदर की लेयर है उसमें म्यूकस बनता है, म्यूकस। और इसके बाद पूरे खाने की नली, पूरा जो खाने का नली सिस्टम है, एलिमेंट्री कैनाल, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में अंदर की लेयर में क्या बनेगा, म्यूकस।
ठीक, पूरे सांस की नली है। आप एल्वोली को छोड़ दीजिए, एल्वोली जो फेफड़े के अंदर होती है उसको छोड़ करके जितनी ट्यूब है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, सबके अंदर क्या बनेगा? अंदर का मतलब ये है जैसे ये ट्रैकिया है, ये ब्रोंकस है, तो यहाँ क्या बनेगा? म्यूकस बनेगा। नोज जो है, नाक के अंदर की जो पूरी लेयर है, ये नोज है, इसमें अंदर की लेयर क्या है? ये, इसमें भी क्या बनेगा? म्यूकस। ठीक, तो हर जगह म्यूकस क्या करता है? और म्यूकस यहाँ हो गया। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का मतलब पेट हो गया और इंटेस्टाइन से संबंधित जो ट्यूब है, और पूरा यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, यूरिनोजेनिटल में दो चीजें हैं, जहां से यूरिन पास होता है, और एक है जेनिटल ऑर्गन। हमारे अंदर मेल में यूरिन को पास करने वाला रास्ता अलग और स्पर्म को पास करने वाला रास्ता अलग। स्पर्म किससे पास, सॉरी एक ही, दोनों रास्ते एक, सॉरी फीमेल में अलग अलग, मेल में दोनों रास्ते क्या है? एक है। पेनिस में जो यूरेथ्रा होता है, उसी यूरेथ्रा से क्या है? यूरिन भी पास आउट होगा और स्पर्म भी, लेकिन फीमेल में दोनों अलग अलग ओपनिंग होती है। तो यूरिन का ओपनिंग और जेनिटल ऑर्गन का ओपनिंग, जहां से गैमीट निकलते हैं, जैसे फैलोपियन ट्यूब आपका हो गया, ठीक है। इसके बाद यूट्रस के आगे वेजाइना पोर्शन है, ये जेनिटल ट्रैक्ट अगर फीमेल में देखा जाए तो। समझ में आ रहा है? तो यहां सब जगह क्या बनेगा? म्यूकस। क्या म्यूकस कैसे इन्फेक्शन रोकता है ये बताएंगे? कैसे ये इन्फेक्शन को रोकता है? हाँ, ये ट्रैप कर लेता है, पैथोजन को अपने अंदर फंसा लेगा। जैसे नाक में म्यूकस बन रहा है, कफ बन रहा है, तो एयर से कोई पैथोजन गया तो नोज में वो फंस जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, अब सब ट्रैप नहीं होते हैं, अगर सब हो जाते तो बीमारी नहीं होती, कुछ निकल जाते हैं आगे। जो ट्रैप हो जाएंगे तो वो कफ के अंदर फंस जाएगा, फिर आप उसको क्या करेंगे? बाहर कर सकते हैं या अंदर। भाई दो तरीके हैं ना, या तो कफ को अंदर ले जाएंगे या तो बाहर, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। अंदर ले जाएंगे तो कहां जाएगा? वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा और बाहर हो जाएगा एनएस के द्वारा, और बाहर करेंगे तो नोज से वो बाहर हो जाएगा। तो दो मेथड से ये तो लिखेंगे। म्यूकस क्या करता है? ट्रैप इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को क्या करेगा? ये ट्रैप कर लेगा, फिर वो बाहर पास आउट हो जाएगा। ठीक, फिजिकल बैरियर हो गया। अगला देखेंगे, देखिए फिजियोलॉजिकल। दूसरा कौन सा है? फिजियोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल का मतलब हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म से संबंधित, जो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म होती है उससे संबंधित है। इसमें कोई केमिकल बनेगा। क्या बनेगा? बॉडी में कोई ऐसा केमिकल बन रहा है जो क्या कर रहा है? जो इंफेक्शन को अगर मार रहा है। तो जानते हैं केमिकल कहां बनते हैं? बॉडी की फिजियोलॉजी में बनते हैं, मेटाबॉलिज्म के द्वारा बनते हैं। समझ में आया? तो इसमें कौन कौन से आएंगे? लाइसोजाइम, सॉरी इसमें लिखेंगे सलाइवा। सलाइवा है, लार जो बनती है, लार वो भी क्या है? फिजियोलॉजिकल बैरियर है। टीयर्स हैं, आंसू, वो भी क्या है? फिजियोलॉजिकल बैरियर। और बताएंगे एसिड इन द स्टमक, एसिड इन स्टमक, स्टमक में HCl बनेगा। कौन सा एसिड बनता है? HCl। ठीक है, सलाइवा में और टीयर्स में क्या होगा? लाइसोजाइम होता है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एक एंजाइम है। अगर खाना खा रहे हैं तो इन्फेक्टेड अगर भोजन है तो लाइसोजाइम क्या करेगा? इन्फेक्शन को मारने की कोशिश करेगा। और आंसुओं में क्या है? लाइसोजाइम होता है, इन्फेक्शन आई में कम करेगा। ठीक है, और HCl क्या है? HCl का दो रोल है, जानते हैं। एक तो इन्फेक्शन को मारता है, अगर मान लीजिए यहां से बच के कोई पैथोजन निकल गया तो आगे वो क्या है? आपकी जो खाने की नली है, ऑसोफेगस है, उसमें म्यूकस है कि नहीं है? वहां से मर जाएगा। वहां से भी निकल गया तो स्टमक में बन रहा है एसिड, वहां पकड़ में आ जाएगा, और वहां से बच के निकल गया तो सीधे वो आपको डॉक्टर तक पहुंचा देगा। समझ में आया? वो सीधे ब्लड में चला जाएगा। तो लाइसोजाइम हो गया और HCl हो गया, ये आपके फिजिकल बैरियर्स। तीसरा कौन सा है? सेलुलर। सेलुलर बैरियर्स में ध्यान रखिए, हमारी बॉडी में सेल्स जो होती हैं, सेल्स वो बैरियर का काम करती हैं। अब सेल्स, कौन सी सेल की बात कर रहा है? WBC की, क्योंकि इम्यूनिटी में कौन सी सेल इन्वॉल्व होती है? WBC। ठीक है,
तो हमारी बॉडी की जो WBC है, WBC को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स। एक है लिम्फोसाइट, वो अलग है। लिम्फोसाइट एक प्रकार का WBC है, ठीक है। WBC को ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट में डिवाइड करते हैं, बेसोफिल, एसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, इतना पढ़ते हैं। तो WBC में एक WBC होती है, इसको बोलते हैं, एक ल्यूकोसाइट है, उसका नाम क्या है? PMNL, ठीक है। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट। ये क्या? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। यहां लिम्फोसाइट कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर मैं यहां लिम्फोसाइट लिख दूं तो ये रॉन्ग हो जाए, क्योंकि लिम्फोसाइट नहीं है, ल्यूकोसाइट है, ठीक है। लिम्फोसाइट अलग होता है, वो भी ल्यूकोसाइट का एक प्रकार है। इसका दूसरा नाम क्या है? न्यूट्रोफिल्स। इसी को क्या बोलते हैं? न्यूट्रोफिल्स। इसको और कह सकते हैं न्यूट्रोफिल्स। तो बताएंगे सबसे ज्यादा इन्फेक्शन को कौन रोकता है? यही तो रोकता है ना। जब ब्लड पढ़ा था आपने तो मोस्ट कॉमन WBC यही तो है, जो पैथोजन को खा लेती है, फैगोसाइटोसिस कर लेती है। समझ में आया? ये पैथोजन को कैसे मारेगा? बाय फैगोसाइटोसिस, भक्षण करेगा, उसको खा लेगा, भक्षण कर लेगा। इसको PMNL क्यों बोलते हैं जानते हैं? क्योंकि न्यूट्रोफिल जो होते हैं, इनका जो न्यूक्लियस होता है उसमें बहुरूपता होती है। इसके न्यूट्रोफिल जो कोशिका है, इसके न्यूक्लियस में क्या है? बहुरूपता है, मतलब कई प्रकार का न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा। इसलिए बोलते हैं पॉलीमॉर्फो। मॉर्फो का मतलब मॉर्फोलॉजी, पॉली का मतलब मैनी, न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियस से संबंधित। तो न्यूक्लियस में बहुरूपता होती है। समझ में आया? PMNL। एक तो आपका ये WBC हो गया। दूसरा WBC कौन सा है? एक ये हो गया। दूसरा है नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स, ये एक प्रकार का लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट जानते हैं, ल्यूकोसाइट होते हैं, समझ रहे ना। ल्यूकोसाइट को हम WBC बोलते हैं। ल्यूकोसाइट टोटल 5 प्रकार की हैं, ठीक है। तो ये नेचुरल किलर सेल, जैसे आप 5 प्रकार में ये पढ़ते हैं ना, ये कौन सा पढ़ते हैं? ग्रेनुलोसाइट और ये ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलो में पढ़ते हैं 3 कैटेगरी, एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। और इसमें है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ये लिम्फोसाइट है और सब क्या है? ल्यूकोसाइट है। तो लिम्फोसाइट का एक प्रकार है नेचुरल किलर सेल, एक टाइप का क्या है? वो लिम्फोसाइट है। देखेंगे एक टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। ये बॉडी में इम्यूनिटी देती है। नेचुरल किलर सेल पैथोजन को मारती हैं। किस तरीके से? जिस तरीके से BT कॉटन मारता है। BT कॉटन ये है पैथोजन। ये क्या करेंगे नेचुरल किलर सेल? अपने अंदर से ये सेल कुछ केमिकल रिलीज करेंगे, वो केमिकल इसमें छेद कर देगा, पूरा होल कर देगा इसमें पैथोजन में, ठीक है। और पैथोजन क्या है? मर जाएगा। जैसे BT कॉटन BT बैक्टीरिया मारता था, उसका टॉक्सिन याद आ रहा है ना। इंसेक्ट को BT टॉक्सिन इंसेक्ट की इंटेस्टाइन में क्या करता था? होल। और कौन सा? इसके बाद एक और बच्चा होगा। एक आपका ये हो गया, एक ये हो गया, एक और कौन सा है इसमें? एक एग्जांपल और, मोनोसाइट, ठीक है ना। कोई बताएंगे मोनोसाइट कैसे किल करता है पैथोजन को? खाता है कि कुछ और तरीके से मारता है? ये आपके पैथोजन को खा लेती हैं। ये पैथोजन के लिए केमिकल बनाती है, जो केमिकल उसकी बॉडी में होल कर देगा। ये कैसे करेंगे? ये भक्षण करती हैं, फैगोसाइटोसिस खाती हैं। ये समझ में आया? ये भी फैगोसाइटोसिस करते हैं। एक और चीज बच गया, T सेल और B सेल छोड़ दिया है। वो दरअसल में आपका इनेट इम्यूनिटी से संबंधित नहीं है, वो एक्वायर्ड में आता है। समझ में आया? जो लिम्फोसाइट एक और बच गया है, जिसको T और B सेल बोलते हैं, वो उसका काम यहां नहीं है, उसका काम एक्वायर्ड में आता है।
तो ये सारी में एक और बच गया, इसमें चौथा देखिए, साइटोकाइनिन बैरियर, साइटोकाइनिन बैरियर्स। ठीक, साइटोकाइनिन का मतलब क्या है? अगर ध्यान सुनिए, हमारी बॉडी में कहीं वायरस का इन्फेक्शन होता है, वायरस का, मान लीजिए बॉडी के किसी भी हिस्से में, ये बॉडी का कोई पार्ट है, इसमें क्या है, वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, टिश्यू है, तो अगर वायरस का इन्फेक्शन इस वाली सेल में हुआ है, इस वाली सेल में, इस सेल में, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, तो बाकी जो किनारे की सेल्स हैं, बॉडी क्या करती है, अपने किनारे जो बॉडी ये करती है कि जिस सेल में वायरस का इन्फेक्शन होता है, वो सेल क्या करती है, वो बनाती है इंटरफेरॉन्स। क्या बनाती है? इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स क्या है? साइटोकाइनिन्स हैं, ठीक है। साइटोकाइनिन बैरियर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एग्जाम्पल इसका है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या है? वो केमिकल्स हैं, ठीक है, प्रोटीन नेचर के केमिकल्स हैं। कहां से बनते हैं? वायरस बनाता है, ठीक है। इंटरफेरॉन्स बनेंगे किससे? बाय वायरस। वायरस इसको रिलीज करेगा। कब रिलीज करेगा? जब ये किसी सेल को अटैक करता है। सोचिए, वायरस इस सेल को इन्फेक्ट किया, तो ये सेल कौन सी हो गई? वायरस इन्फेक्टेड सेल है। तो ये सेल क्या करेगी? बनाएगी इंटरफेरॉन, और ये इंटरफेरॉन क्या करेंगे? आसपास की जो सेल हैं उसमें वायरस का इन्फेक्शन ना पहुंच जाए, उसको रोकने की कोशिश करते हैं। आसपास की जो सेल हैं वो वायरस से इन्फेक्ट ना हो जाए, इसलिए इंटरफेरॉन इन सेल में यहां बनेगा, यहां, और यहां से बन करके यहां जाएगा, और वायरस के इन्फेक्शन को बाकी सेल में क्या करेगा? रोकने की कोशिश करेगा। ये सेल तो मर जाएगा भाई, जिस सेल में वायरस का इन्फेक्शन है वो तो मर जाएगी, लेकिन इतना कुर्बानी वो कर देगी कि इंटरफेरॉन बना देती है ताकि बाकी सेल्स क्या हैं? बच जाएं। समझ में आया? तो इंटरफेरॉन वायरस से बनते हैं। वायरस से कहां बनेगा? फ्रॉम इन्फेक्टेड सेल। जो वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो क्या करती हैं? इंटरफेरॉन बनाती हैं और नॉर्मल सेल को बचाने की कोशिश करती हैं। प्रोटेक्ट नॉर्मल सेल। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, कौन सा, लाइसोसोम्स पढ़ा ना, सुसाइडल बैट्स पढ़ा ना, अपनी ही सेल को अपने ही एंजाइम से मार देते हैं। जिस सेल में इन्फेक्शन होता है उस सेल के लाइसोजाइम क्या करते हैं? अपनी सेल को खत्म कर देते हैं ताकि वो इन्फेक्शन बाकी दूर तक ना फैल जाए। वैसे ही ये है, ये हो गया साइटोकाइनिन। अब इसमें से जो पहले 4 बैरियर टोटल हैं, जैसे कहीं पर कोई वीआईपी आता है तो उसमें जानते हैं चेक पोस्ट लगा होता है। चेक पोस्ट समझते हैं ना? पहले पुलिस आपको यहाँ चेक करेगी, जैसे अयोध्या मंदिर है, ठीक है, कई जगह चेक पोस्ट, कई जगह आपकी चेकिंग होगी। ऐसे ही बॉडी में आपके चेक पोस्ट लगे हुए हैं। तो 4 बैरियर टोटल आपको दिखाई दे रहे हैं। तो पहला और दूसरा बैरियर जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। पहला डिफेंस, सबसे पहले पैथोजन का सामना किससे होगा? स्किन से, ठीक। अगर आप खाना इन्फेक्टेड खा रहे हैं या पानी इन्फेक्टेड पी रहे हैं या हवा दूषित ले रहे हैं तो पैथोजन का सामना किससे होगा? म्यूकस की लेयर से होगा, या तो स्किन से, और या फिर कोई किसी ओपनिंग से पैथोजन जा रहा है तो म्यूकस की जो लेयर है उससे सामना। तो पहला और दूसरा जो बैरियर है या सलाइवा है, अगर आपने इन्फेक्टेड फूड खाया, पैथोजन का मुकाबला किससे होगा? सलाइवा से। सलाइवा में जो लाइसोजाइम है। समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट वाला और ये वाला, ये दोनों फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं। डिफेंस का पहला लाइन, पहला बॉर्डर, और ये और दूसरे क्या है? थर्ड और फोर्थ क्या है? सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर कोई फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस करके निकल गया, पहले और दूसरे बैरियर से बच के निकल गया, तो उसका सामना किससे होगा? तीसरे बैरियर से जो ब्लड का है। कोई पैथोजन आपके इंटेस्टाइन से क्रॉस करके इंटेस्टाइन में पहुंच गया, इंटेस्टाइन उसको डैमेज नहीं कर पाया, तो इसका मुकाबला फिर सेलुलर बैरियर से होगा जो कि ब्लड में है। समझ में आया? तो इसको नोट कर लीजिएगा, जो फर्स्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों बैरियर क्या है? ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है।
और जो थर्ड वाला है, थर्ड एंड फोर्थ है, वो क्या है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। चौथे वाले पे ध्यान रखिएगा, चौथा वाला तब होता है जब वायरस का इन्फेक्शन होता है। अगर वायरस का इन्फेक्शन नहीं हो रहा है तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में केवल तीसरा ही रहेगा। समझ में आया? अगर वायरस का इन्फेक्शन होता है तब क्या है, तो चौथा भी काम करेगा बैरियर। ठीक, ये हो गया। ये क्या है जी, ये क्या है? ऐसा नहीं करिए, गलत चीज है ये। इरिटेशन होता होगा, तुमको नहीं होता है क्या? हाँ, आस पास के लोग कुछ कह ही नहीं रहे हैं, अरे कुछ बोला करिए उससे। ये खत्म हो गया जी। दूसरा, ये इम्यूनिटी फिनिश हो गई, कौन सी वाली, इनेट। अगला कौन सा समझना है, एक्वायर्ड। तो सेकंड जो है वो है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड नाम से आपको लग रहा है, एक्वायर्ड का मतलब इसको एक्वायर किया जाता है। बर्थ के बाद में जो इम्यूनिटी हमको मिलती है वो क्या है, उसको पर्सन अपने लाइफ में एक्वायर करता है, बचपन से नहीं मिला है। ठीक है, आफ्टर बर्थ है ये। तो ये होती है आफ्टर बर्थ। ये स्पेसिफिक है, क्या है ये, स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक समझते हैं, सबके लिए सेम नहीं है। जैसे आपकी बॉडी में जितने पैथोजन इंटर करते हैं, अगर टाइफाइड का पैथोजन इंटर किया, ठीक है, या कोई भी अलग अलग बीमारियों का, निमोनिया का किया, तो सबके लिए ये अलग अलग बिहेव करती है, सबको अलग अलग दृष्टि से देखती है ये वाली इम्यूनिटी। स्किन सबके लिए सेम है, चारों बैरियर सबके लिए सेम है, लेकिन ये इम्यूनिटी सबके लिए सेम नहीं है, सबके लिए अलग अलग है। इसलिए क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक है, ये विशेष है। तो मतलब सेपरेट है, सेपरेट फॉर डिफरेंट पैथोजन। अलग अलग पैथोजन के लिए अलग अलग मोड ऑफ एक्शन है, उनको मारने का तरीका अलग अलग है, अलग अलग प्रकार का एंटीबॉडी बनाएगी। अब इसमें, इस इम्यूनिटी में हमको दो तरीके से सुरक्षा मिलती है। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो आपके हैं। पहला कौन सा है, इसमें एक लाइन पढ़िए, कुछ लिखा हुआ है, नाम नहीं याद आ रहा उसका, एक सेकंड दिखा दीजिए। हाँ, इम्यून रिस्पॉन्स, दो टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स। देखिए इसमें आपको, मैं यहां लिख रहा हूं। अच्छा ये बताइए, इम्यूनिटी में, बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होता है, ये समझते हैं ना। इम्यून रिस्पॉन्स, आपकी बॉडी लड़ने के लिए लायक हो जाती है, पैथोजन से फाइट करने की कैपेसिटी डेवलप कर लेती है। तो इस इम्यूनिटी में दो तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स, दो तरीके से इन्फेक्शन से लड़ती है। ठीक है, उसमें ऐसा कुछ नहीं था, उसमें क्योंकि वो सबके लिए सेम है तो उसमें ऐसा कोई टाइप नहीं था। बैरियर्स बताए गए थे कि 4 बैरियर्स केवल होते हैं, लेकिन ये इम्यूनिटी दो तरीके से पैथोजन से लड़ती है। पहला इम्यून रिस्पॉन्स है आपका प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, और दूसरा कौन सा समझेंगे हम लोग, सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब यह है कि सपोज करिए आपकी बॉडी में कोई पैथोजन चला गया, चाहे जैसे एयर से गया या कंटामिनेटेड फूड या वाटर, या चाहे जिस तरीके से पैथोजन पहली बार आया है, आपको कोई बीमारी फर्स्ट टाइम हुई, तो उस समय आपकी बॉडी में जो इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होगा वो कौन सा वाला होगा, प्राइमरी। समझ आया? ये इम्यून रिस्पॉन्स कब डेवलप होता है, ड्यूरिंग फर्स्ट अटैक ऑफ पैथोजन। कोई पैथोजन जब पहली बार अटैक करेगा तब। समझ आया? जानते हैं हर बार जैसे बीमारियां क्या पैथोजन बॉडी में जाता है, लेकिन हमको डिजीज हर बार नहीं होती है। एक घर में
दो लोग हैं, एक जैसा खाना खा रहे हैं, एक को बीमारी हो जाती दूसरी को नहीं होती, क्यों? क्योंकि दोनों का इम्यून सिस्टम अलग अलग है, लड़ने की क्षमता अलग अलग होती है, ठीक है। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या है? कोई पैथोजन जब पहली बार जाता है तो आपकी बॉडी क्या करती है? आपकी बॉडी तुरंत एंटीबॉडी बना देगा। क्या करेगा? एंटीबॉडी बना देगा। या बॉडी के अंदर जो आपकी WBC हैं वो क्या करेंगी? पैथोजन को खाने की कोशिश करेंगी। तो अगर उस तरीके से पैथोजन को मारा जा रहा है, पैथोजन को खा करके, वो होता है इन्नेट इम्यूनिटी में आएगा, ठीक। अगर एंटीबॉडी बना करके उसको मारा जा रहा है तो वो आएगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, क्योंकि एंटीबॉडी बनाने की क्षमता लाइफ में बचपन से नहीं आती है, बचपन आफ्टर बर्थ डेवलप होती है। समझ में आ रहा है? तो ड्यूरिंग द फर्स्ट अटैक, जब पहली बार कोई पैथोजन अटैक करेगा तो आपकी बॉडी क्या करेगी? जो बॉडी है प्रोड्यूस एंटीबॉडी, वो क्या करेगी? एंटीबॉडी बनाएगी, ठीक है। और वो एंटीबॉडी इतनी ज्यादा नहीं होती है कि वो पैथोजन को पूरी तरीके से मार दे। हो सकता है पैथोजन मर जाए, ऐसा भी होता है कि बीमारी बिना दवा के ठीक हो जाती है। जानते होंगे कोई कुछ डिजीज होती है कि हमने दवा नहीं खाया, अपने आप वो ठीक हो गया। अगर ज्यादा डेंजरस कंडीशन है तो मेडिसिन को लेने की जरूरत पड़ेगी। तो कैसे ठीक होती है? हमारी बॉडी की एंटीबॉडी क्या करती है? डिजीज को किल कर देती है। हमको पता भी नहीं लगेगा कि हमको कोई बीमारी हुई। पैथोजन अटैक किया आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम ये वाला काम चालू कर दिया, एंटीबॉडी बनाया, बीमारी ठीक हो गई, सिम्टम भी नहीं आया। सिम्टम तक नहीं आता है, सिम्टम आने के पहले बीमारी का खात्मा हो जाता है। समझ रहे हैं ना? आपको पता भी नहीं लगेगा। जैसे कोरोना जब आता था तो कोरोना कब आया और कब चला गया, हो सकता है कुछ लोगों को आया भी हो और सिम्टम नहीं आया और वो खत्म भी हो गया है। समझ में आया? क्योंकि बॉडी में जिसकी इम्यूनिटी अच्छी थी उसको कोई समस्या नहीं, उसको पता भी नहीं लगा। तो सेम वही है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी क्या करती है? फाइट करती है, तो एंटीबॉडी। अब थोड़ा सा इसी पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला कि एंटीबॉडी जो होती है किससे बनती है, तब आगे इसको हमको समझना है। समझ में आया? एंटीबॉडी बनेगा किससे? तो आपकी एंटीबॉडी बनेगा बाय बी सेल से। किससे बनता है? बी सेल्स। बी सेल क्या है? एक प्रकार का लिम्फोसाइट है, ठीक है। एंड उसमें मदद कौन करेगा? TH सेल्स। बी सेल बनाएगा एंटीबॉडी और TH सेल इसकी मदद करेगा। अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, बी और टी सेल क्या होते हैं, ठीक है। तो लिम्फोसाइट जो होते हैं, लिम्फोसाइट्स, वो आपके दो टाइप के हैं, बी सेल्स हैं और टी सेल्स हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट ये आपने कहाँ पढ़ा है? ये ब्लड वाले में पढ़ा होगा, थोड़ा सा बताया था हमने, कहा था ये आगे इसको डिटेल करना है। तो बी सेल और टी सेल, बी सेल को बी सेल क्यों कहते हैं तो बताएंगे। बी सेल को बी सेल क्यों कहा जाता है और टी को टी क्यों कहते हैं? लिखा भी हुआ है बुक में, आपके लिखा होगा, बताइए। बी सेल को बोन मैरो, देखिए बी सेल और टी सेल दोनों बनता कहाँ है? बोन मैरो में, ठीक है। पहले तो ये जानिए कि दोनों क्या है? बोथ फॉर्म बनेगा, फॉर्म इन बोन मैरो, बोन मैरो में बनेगा, ठीक। बी सेल बोन मैरो में बनता भी है, बोन मैरो में डेवलप भी होता है, ठीक है। तो ये डेवलप भी होगा, डेवलप इन बोन मैरो, ये बोन मैरो में बनेगा। तो दोनों बोन मैरो सबको पता है ना कहाँ है? बोन्स के अंदर जो फ्लूइड है वो बोन मैरो है। तो बोन मैरो में दोनों सेल बनेगा, लेकिन बी सेल वहां डेवलप भी होगा। टी सेल को टी सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बनती तो बोन मैरो में है, लेकिन डेवलप कहाँ होती है? थाइमस, थाइमस एक ग्लैंड है, ठीक है। तो डेवलप या कह सकते हैं मैच्योर, इसका मैच्योरेशन कहाँ होता है? इन थाइमस, थाइमस में। समझ में आया? तो आप एक चीज बताइए, ठीक है, ये टी सेल थाइमस में डेवलप हो रही है इसलिए इसको हमने बोल दिया टी सेल। बी सेल बोन मैरो में बन रही है और बोन मैरो में डेवलप भी हो रही है। तो क्या बोन मैरो में डेवलप होती है, इस वजह से उसको बी सेल कहते हैं। टी सेल को टी सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो थाइमस में डेवलप होती है, बनती दोनों कहाँ है? बोन मैरो में।
ये थाइमस में डेवलप हो रही है इसलिए इसको टी सेल, और वो बोन मैरो में डेवलप हो रही है तो क्या उस वजह से उसको बी सेल कहा जाता है? उस वजह से बी सेल नहीं कहते, ध्यान रखिएगा। उसका नाम बी सेल क्यों पड़ा है वो अलग चीज है, बता रहा हूं मैं। इसको टी सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि मैच्योरेशन कहाँ होता है इसका? थाइमस में, लेकिन इसका मैच्योरेशन भले बोन मैरो में, लेकिन उस वजह से इसको बी सेल नहीं कहा जाता है। रीजन लिख लीजिएगा, जो बी सेल्स हैं कॉल्ड बी सेल्स, उनको बी सेल्स क्यों बोला जाता है? बिकॉज सबसे पहले इसका बी सेल का जो अध्ययन किया गया था वो बर्ड्स में किया गया था, बर्ड्स में। तो बर्ड्स की वजह से बी सेल नहीं कहेंगे। बर्ड्स में एक पार्ट है क्लोएका, समझते हैं सब लोग ना क्लोएका? अरे बर्ड्स में नहीं पता है? एलिमेंट्री कैनाल और यूरिनरी सिस्टम, बर्ड्स में एक ही ओपनिंग होती है, उसी ओपनिंग से फीसिस भी पास, हाँ क्लोएका बोलते हैं, उसी से यूरिन भी पास आउट होता है, ठीक है, क्लोएका। तो बर्ड्स में जो क्लोएका है जहां से यूरिन भी पास आउट होगा और अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक, ये क्लोएका है। समझ में आ रहा है? इस क्लोएका के अंदर एक पार्ट होता है लिम्फॉइड ऑर्गन, समझते हैं? लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं? अच्छा, बोन मैरो क्या है? लिम्फॉइड ऑर्गन है। उसमें आप पढ़ेंगे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और सेकेंडरी, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। मतलब जहां पर आपकी बॉडी के सैनिक बनते हैं, सैनिक तैयार किए जाते हैं, ठीक है, बनाए जाते हैं, मेच्योर किए जाते हैं। सैनिक क्या है आपके? बी सेल है, टी सेल है, सारी डब्ल्यूबीसी, इतनी डब्ल्यूबीसी सब सोल्जर्स हैं। जहां ये बनते हैं, जहां इनको ट्रेनिंग दी जाती है, जहां ये लड़ाई करते हैं, फाइटिंग करते हैं पैथोजन से, वो सारी जगह बॉडी में क्या बोली जाती है? लिम्फॉइड ऑर्गन। तो बर्ड्स में एक लिम्फॉइड ऑर्गन होता है, क्लोएका के अंदर भी देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं बर्सा ऑफ फैब्रिकस। मैं यहां लिख रहा हूं बर्सा ऑफ फैब्रिकस। ये क्या है? ये लिम्फॉइड ऑर्गन है, लिम्फॉइड ऑर्गन है इन क्लोएका, क्लोएका ऑफ बर्ड्स, ठीक है। हमारे अंदर भी लिम्फॉइड ऑर्गन है, समझ में आया? लेकिन वहां क्लोएका में नहीं, हम लोग के अंदर। ध्यान रखिए, हम लोग क्लोएका होता ही नहीं है, पहली बात तो, ठीक। तो क्लोएका में, बर्ड्स का जो क्लोएका है उसमें एक लिम्फॉइड ऑर्गन है, बर्सा ऑफ फैब्रिकस। तो बी सेल को सबसे पहले अध्ययन बर्ड्स में किया गया था। अध्ययन कहाँ किया गया था बी सेल का? बर्ड्स में। और बर्ड्स में किस पार्ट में देखा गया? इस पार्ट से बन रहे, मतलब बर्ड्स में बी सेल कहाँ बनती हैं? यहाँ, यही मेच्योर भी होती है, ठीक है। तो बी सेल फर्स्ट स्टडीड इन बर्सा ऑफ फैब्रिकस, इसलिए इसको बी सेल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ बी लिखा है, इसी के नाम पर बी सेल हो गया। तो ये दो टाइप का सेल है। अब इसमें कैटेगरी समझ लीजिए, बी सेल के कितने टाइप, टी सेल के कितने टाइप, ठीक है। हटा दें इसको। देखिए, दो प्रकार की आपके लिम्फॉइड सेल्स हैं, लिम्फोसाइट दो प्रकार के। पहला हो गया आपका बी सेल और आपका दूसरा है टी सेल्स। बी सेल में आपके टाइप अगर कहेंगे तो कौन सा टाइप है? मेमोरी बी सेल, ठीक है। एक क्या होती है? मेमोरी, और एक बनाती है एंटीबॉडी। समझ में आया? एक एंटीबॉडी बनाती है और एक मेमोरी। तो इसमें दो टाइप इसके आप लिखेंगे। बी सेल क्या करती हैं? बी सेल बनाती हैं एंटीबॉडी। क्या बनाएंगी? एंटीबॉडी। समझ में आया? और टी सेल क्या करती हैं? टी सेल जो है वो हेल्प करती हैं, हेल्प एंटीबॉडी फॉर्मेशन, एंटीबॉडी बनाने में मदद कर। कोई इसका नाम बताइए, इसमें एक नाम है, एक तो मेमोरी बी सेल है, एक नाम और है इसका, नाम नहीं रिकॉल हो रहा है, बड़े अजीब तो नाम होते हैं, इसलिए मैंने वहां छोड़ दिया, मैंने लिखा नहीं है। दो टाइप का बी सेल है, जो एक एंटीबॉडी बनाती है, मेमोरी तो बनाती नहीं, मेमोरी तो मेमोरी रखी रहती है। किसी को नहीं याद है? चलिए मैं छोड़ दे रहा हूं जगह, आपको उसको खोज करके मैं बता दूंगा क्या है। प्लाज्मा सेल याद है,
बी सेल का टाइप कितना है? प्लाज्मा सेल। ठीक है, एक है प्लाज्मा सेल्स, ठीक, और एक होता है बी सेल मेमोरी बी सेल। मेमोरी बी सेल, दो प्रकार का बी सेल है। ठीक, प्लाज्मा सेल क्या करती हैं? एंटीबॉडी बनाती हैं। अगर कहते हैं एंटीबॉडी कौन बनाया? बी सेल बनाया। बी सेल में कौन सी वाली? बी सेल में प्लाज्मा बी सेल बनाते हैं। मेमोरी बी सेल क्या है? याददाश्त। अभी बताएंगे मेमोरी क्या होती है। ठीक है, और ऐसे टी सेल की जो कैटेगरी है टी सेल, उसमें आप बोलेंगे तो इसमें है टीएच सेल। टीएच, इसको बोलते हैं टी हेल्पर सेल। ठीक है, और दूसरा है टीसी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल पूरा नाम, साइटोटॉक्सिक टी सेल। लिख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तीसरा है मेमोरी टी सेल। मैं टी पूरा लिखेंगे, मेमोरी टी सेल। जैसे यहां मेमोरी बी सेल था वैसे यहां मेमोरी टी सेल है। और लास्ट में है सप्रेसर, सप्रेसर टी सेल। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको अलग से लिख लीजिएगा। अब हाँ बताइए, कुछ कह रहे हैं? हाँ, ये किलर सेल्स, हाँ यही साइटोटॉक्सिक, ये टी के भी बोलते हैं इसको, आप टी और साथ में के भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखा जाता है किलर टी सेल। लेकिन ये नेचुरल किलर सेल नहीं है। जो अभी बताया नेचुरल किलर सेल, वो भी एक प्रकार का लिम्फोसाइट है, लेकिन वो टी सेल नहीं है। समझ में आ रहा है? वो प्राकृतिक नेचुरल किलर सेल है। और ये क्या है? ये है टी सेल, किलर टी सेल। वो था नेचुरल किलर सेल, वो जो टी सेल नहीं था जो वहां बताया था प्राइमरी वाले में। तो दो टाइप का लिम्फोसाइट। बी सेल क्या करती है? एंटीबॉडी बनाती है। हमारी बॉडी में एंटीबॉडी कौन बनाएगा? बी सेल। एंटीबॉडी बनाने में मदद कौन करेगा? टीएच, इसलिए इसको बोलते हैं टी हेल्पर। ठीक, कैसे एंटीबॉडी बनता है जानते हैं? जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी में कोई पैथोजन आया, कोई पैथोजन अटैक किया, तो बताइए पैथोजन कहां जाएगा? ये सारे बैरियर को क्रॉस करके अगर सीधे ब्लड में पहुंच गया, मान लीजिए जितने बैरियर हैं उनसे नहीं बच पाया तो बाहर ही मार दिया जाए, और सारे बैरियर को क्रॉस करके कहां पहुंच गया? ये ब्लड में पहुंच गया, तो इसका मुकाबला किससे होगा? बी सेल से होगा, क्योंकि ब्लड में हमारे सारी डब्ल्यूबीसी भी हैं और बी सेल भी है। ठीक है, बाकी डब्ल्यूबीसी खाने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं खा पा रही है तो ये बी सेल क्या करेंगी? एंटीबॉडी बनाएंगी। तो पैथोजन क्या, अगर पैथोजन पहुंच गया बी सेल के पास में, तो बी सेल क्या करेंगे? तुरंत बनाएंगे एंटीबॉडी। ठीक है, और साथ में एक मेमोरी सेल बना के रख देती हैं। इसको यहां नहीं बता रहा हूं, इसको आगे टॉपिक इसमें लिम्फोइड ऑर्गन्स वाले में पढ़ना है, इसलिए वहां डिटेल थोड़ी सी की जाएगी। ठीक, टीसी क्या है? डायरेक्टली मारेगा। जैसे अभी बताया मैंने, नेचुरल किलर सेल जैसे मारता है, जैसे बीटी टॉक्सिन किसी कीड़े को मारता है, उसकी आंतों में छेद कर देता है, ऐसे ही ये टीसी सेल क्या करती हैं? पैथोजन में पूरा होल कर देती हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल है। ठीक है, मेमोरी सेल याददाश्त के लिए है, अभी बताते हैं। सप्रेसर सेल का काम जानते हैं क्या है? अगर ये सारी सेल ज्यादा बन रही हैं तो इनको सप्रेस करेंगे, कम बनवाएंगे। अगर ये सेल बहुत ज्यादा उछल रही हैं, ज्यादा बन रही हैं, तो इनको सप्रेस किया जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं बनना है। ठीक, एक विशेष काम और है जो क्वेश्चन आता है, इस पर ध्यान सुन लीजिएगा। आपकी बॉडी में जो कैंसर होता है, तो जो कैंसर बॉडी में होता है, तो कैंसर जो सेल कैंसर से प्रभावित हो जाती हैं, तो बाकी आसपास की जो सेल्स होती हैं, जैसे आपकी बॉडी में देखिए बचाव सिस्टम बहुत है। बॉडी आपकी इन्फेक्शन से बचने की कोशिश करती है, बीमारी से, चाहे जो बीमारी हो, भले वो बात अलग है कि बीमारी हो जाती है, ठीक है, लेकिन बचाव है। कैंसर में, अगर कैंसर में सोचिए ये सेल डिस्टर्ब हो गई है, इस सेल में कैंसर हुआ है, तो इस सेल, यहां जो आपकी बॉडी में जो ये वाली सेल होगी सप्रेसर टी सेल, वो क्या करेगी? वो बाकी सेल को कैंसर स्प्रेड ना हो जाए, फैल ना जाए, उसके लिए उनको बचाने की कोशिश करती है। प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कैंसर, समझ गया? दूसरा इसका काम है, मैं लिख दे रहा हूं, इसका काम है
प्रोटेक्शन अगेंस्ट, नोट कर लीजिएगा, ये शायद दिया भी होगा, इस पर आता क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा काम है, हो गया नोट, जब किसी भी पर्सन को दूसरे का ऑर्गन लगाया जाता है, इसको बोलते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए टिश्यू, पहले तो होता है टिश्यू मैच कराया जाता है, पहले तो ब्लड मैच कराते हैं। जैसे किसी का ऑर्गन किसी को लगाना है, किडनी, तो पहले दो लोगों का ब्लड मैच कराया जाएगा, अगर ब्लड मैच कर गया फिर टिश्यू मैच कराया जाएगा, टिश्यू भी मैच कर गया तब जाकर के ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है। उसके बावजूद भी पूरी लाइफ उसको दवा खिलाई जाती है, किसको, जिसकी बॉडी में ऑर्गन लगाया जाता है, किडनी वगैरह, किसको, जिसकी बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, उसको पूरी लाइफ इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स दी जाती हैं ताकि उसका इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट ना कर दे, क्योंकि किडनी दूसरे की है और दूसरे में जब लगाई जा रही है, जिसमें लगाई जाती है ऑर्गन, तो लगाने वाले में उसका इम्यून सिस्टम जो है, जिसकी बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, उसका इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट कर सकता है। रिजेक्ट करने का मतलब समझते हैं, ऐसा नहीं कि उठा के फेंक देगा किडनी बाहर चली जाएगी, ऐसा थोड़ी ना होता, किडनी बाहर काम नहीं करेगी। रिजेक्शन का मतलब होता है वो किडनी जिसमें ट्रांसप्लांट की गई उसमें काम नहीं करेगा, ये है ऑर्गन रिजेक्शन। तो ऑर्गन रिजेक्शन को रोकने के लिए, उसको कम करने में ये सप्रेसर टी सेल काम करती हैं, समझ में आया। बाकी दवा ववा तो दी जाती है कि ताकि ऑर्गन रिजेक्ट ना हो, सही से काम करे। आपकी ये वाली सेल भी क्या है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट केस में टिश्यू रिजेक्शन में को रोकने में काम करती हैं, ऑर्गन रिजेक्ट ना हो जाए, समझ में आया। तो यहां लिख लीजिएगा, दूसरा काम क्या है, प्रिवेंट करेंगी, रोकेंगी, प्रिवेंट ऑर्गन रिजेक्शन को रोकेंगी इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। जहां पर ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है तो ऑर्गन रिजेक्ट ना होकर दिया जाए बॉडी के द्वारा, तो ये सप्रेसर टी सेल वहां काम करती हैं। तो यहां पर ये दो सेल हैं, मेन एंटीबॉडी ये बनाएगा, मदद ये करेगा। थोड़ा मेमोरी सेल को देख लीजिए, मेमोरी सेल क्या है, प्राइमरी वाला खत्म हो गया। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में जानते हैं क्या है, कोई पैथोजन पहली बार अटैक किया, पहली बार, ठीक, तो आपकी बॉडी क्या करती है, आपकी बॉडी तुरंत एंटीबॉडी बनाना चालू कर देती है और पैथोजन को मारने की कोशिश करती है, पैथोजन मर भी सकता है। तो एक चीज और करती है कि मेमोरी सेल बना के रख लेती है। जैसे किसी से लड़ाई हो पहली बार, तो अगर जो एक पर्सन है जो कमजोर है, ठीक है, जो मार खा रहा है, बहुत कमजोर है, तो मान लीजिए ठीक है, तो वो अपने दिमाग में याददाश्त बैठा लेगा कि ये मुझे उसको देख लूंगा भविष्य में कभी, है ना, यही होता ना, मैं तुम्हें बाद में देख लेंगे, अभी मेरे अंदर हिम्मत नहीं है देखने की। तो वही है, पहली बार जब मुकाबला होता बीमारी का, जब फर्स्ट टाइम डिजीज अटैक करती है, तो उसमें प्लाज्मा सेल जो है, बी सेल, ये मारती हैं, इसकी हेल्प लेकर के डिजीज सही भी हो जाती है। साथ में एक मेमोरी सेल बना के रख लेती हैं और ये मेमोरी सेल रहेंगी। अगली बार दोबारा सेम पैथोजन अगर अटैक किया, और सेम का मतलब ये नहीं कि आज कोई बीमारी हुई तो वो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में तो आएगा, ठीक है, वो बीमारी आप कहेंगे 6 महीने बाद हो गई, तो 6 महीने तक वो मेमोरी सेल चलता नहीं है। मेमोरी सेल का भी एक लाइफ होता है। कोई बीमारी, जैसे किसी को चिकन पॉक्स हुआ, तो चिकन पॉक्स का वायरस दोबारा अगर अटैक कर गया महीने भर में तो नहीं होगा। कोई बीमारी आप देखते होंगे ना, सर्दी जुकाम हुआ तो क्या ऐसा नहीं कि आज हुआ कल जो है 10 दिन बाद फिर अटैक कर गया, नहीं, एक बार डिजीज होती है तो वो डिजीज कुछ समय बाद ही रिपीट कर सकती है। भले आपकी बॉडी में पैथोजन इंटर कर गया है, वो डिजीज नहीं हुआ, क्योंकि पहली बार जब डिजीज का पैथोजन आया तो आपकी बॉडी ने उसको ठीक करने का कोशिश किया, उससे लड़ा और साथ में देख लेने वाला एक मेमोरी सेल बना के रख लिया कि भविष्य में देख लेंगे। अब ये याददाश्त जब तक बॉडी में ये सेल जिंदा है, ठीक है, तब तक उस दौरान अगर कोई पैथोजन अटैक किया, जब तक ये जिंदा है तो बीमारी नहीं होगी। और अगर ये मेमोरी सेल खत्म हो गया, उसके बाद कोई पैथोजन अटैक किया, तो डिजीज फिर से रिपीट करेगा और फिर वो फर्स्ट टाइम वाला माना जाएगा।
वो फर्स्ट टाइम, जैसे हम ये कह रहे हैं कि ये कोई डिजीज पहली बार आपको अटैक करती है, तो पहली बार का मतलब क्या होता है? पहली बार का मतलब ये नहीं है कि एक ही कोई बीमारी, जुकाम एक बार हुआ हो तो भविष्य में कभी नहीं होगा, नहीं, एक बार हुआ है, अगली बार कुछ समय बाद तक नहीं होगा, उसके बाद दोबारा होगा, तो पहली बार फिर वो माना जाएगा। समझ में आया? दोबारा लगातार कोई डिजीज रिपीट नहीं करती है, उसका रीजन है कि पहली बार वाले मेमोरी सेल बन के रख जाती हैं, जब तक ये सर्वाइव कर रही हैं तब तक क्या है, दोबारा डिजीज अटैक नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? वो है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में, वही समझा जाता है। समझ में आया? एक डिजीज जो स्मॉल पॉक्स है, लाइफ में एक बार होती है ना, कहते हैं ना स्मॉल पॉक्स लाइफ में एक बार होता है जीवन में। क्यों होता है? क्योंकि उसकी मेमोरी सेल पूरी लाइफ तक चलती हैं, खत्म नहीं होती है, मरती नहीं है, तो दोबारा वो डिजीज अटैक ही नहीं कर पाती है। समझ में आया? भले वो पैथोजन एंटर कर गया। तो क्वेश्चन का भी टाइम नहीं मिला है आज, नहीं मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। कुछ पूछना हो तो बताइए किसी को। हमको इसमें सेकेंडरी वाला बताना था, इसके बाद में भी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। अभी एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बताना है, थोड़ा सा 5 मिनट समझ लीजिए सेकेंडरी वाला, ताकि ये खत्म कर दूं। देखिए, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, इसमें कुछ नहीं है। फर्स्ट टाइम जब कोई डिजीज अटैक करती है, कब? फर्स्ट टाइम जब अटैक किया डिजीज ने, तो आपकी बॉडी में क्या हुआ? मेमोरी सेल बन के रखा हुआ है, मेमोरी सेल्स, ठीक है। अगर सेम पैथोजन दोबारा अटैक किया तो ये मेमोरी सेल पहचान लेती हैं कि अभी तो आया था जल्दी, अभी तो ये पैथोजन अटैक किया था, बीमारी करके गया है, दोबारा कैसे आ गया? मेमोरी सेल क्या कर लेती हैं? पहचान लेती हैं। कब? ड्यूरिंग सब्सीक्वेंट या फर्दर, आगे जब कभी जल्दी ही हाल में ही कोई डिजीज अटैक किया, अटैक ऑफ सेम पैथोजन, ध्यान रखिएगा सेम अटैक होगा तभी होगा। अगर कोई दूसरा पैथोजन अटैक किया है तो तभी सेकेंडरी नहीं माना जाएगा। सेम पैथोजन दोबारा से अटैक कर गया तो आपकी बॉडी में जो इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होगा वो कौन सा वाला होगा? सेकेंडरी। क्यों होगा? क्योंकि पहली बार वाले मेमोरी सेल बना है, ये मेमोरी सेल पहचान लेती है कि अभी ये आया था, तो क्या करेंगी? तो ये बहुत ज्यादा एंटीबॉडी बनाएंगी, अब इतनी ज्यादा एंटीबॉडी बनवा देंगी जिसकी वजह से आपको पता भी नहीं लगेगा और डिजीज ठीक हो जाएगी बिना सिम्टम आए, ठीक है। तो वायरस एंटीबॉडी, बहुत ज्यादा एंटीबॉडी बनेगा, समझ में आया? और एक चीज लिखा गया है, सेकेंडरी को ही बोलते हैं एनामनेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स। ये जरूर नोट कर लीजिएगा। एनामनेस्टिक का मतलब होता है कि जब पैथोजन दोबारा अटैक करता है तो उस समय आपकी बॉडी बहुत ज्यादा क्या हो जाती है? एंटीबॉडी बनाने लग जाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देती है। इसी को बोलते हैं एनामनेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स या सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स हो गया, ठीक है। अब इसमें इसके बाद हम बताएंगे एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, बाकी सारी चीजें, ठीक। कोई समस्या हो तो बताइए। किसी को कोई समस्या रहती नहीं है? क्यों? अरे कभी तो समस्या लेके आइए, कुछ पूछना है? ठीक, पढ़ के आइए। आज मैंने क्वेश्चन कहा था लेकिन इसी में टाइम बीत गया, नहीं मैं क्वेश्चन करा देता आज। कल क्वेश्चन जरूर होगा, ठीक है।